अनुशासन का परिचय सभी बच्चों ने देना है और श्री राजेंद्र कुमार जी जोधपुरिया से साइकोलॉजी काउंसलर हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री शुभकर्ण सर ने आप सबके लिए स्पेशल इनको इनवाइट किया है। कई बार बच्चों में कई विकार, मनोवैज्ञानिक विकार आ जाते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या खेलने कूदने का मन नहीं लगता, सुस्त रहते हैं बच्चे। कई बार कई तरह की जो है या क्वेश्चन याद करते हैं, प्रश्न उत्तर याद करते हैं। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि आप प्रश्न उत्तर याद क्यों नहीं करके आए, तो बच्चों का एक ही जवाब होता है, सर याद बहुत किए थे, याद नहीं हुए। तो इसका मतलब आप में कहीं न कहीं आपका जो ध्यान है उसमें कुछ न कुछ विकार है। कई बार बच्चे इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जोर जोर से रोने लगते हैं, कई बार जोर जोर से हंसने लगते हैं। मतलब इस तरह की बिहेवियर जो है उनका अलग अलग होता है। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर कहें तो ये एक मानसिक विकार हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। सर हमारे बीच में आज मौजूद हैं और सभी सवालों का जवाब आपको जो भी जैसा भी लगता है कि एक्चुअल में हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, खेल कूद का मन नहीं है या कहीं रुचि नहीं पैदा हो रही है, तो वो सारे के सारे सवालों का जवाब आपके बीच में आपको मिलेगा। श्री राजेंद्र कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि हमारे बच्चों को मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें और ये बच्चे बड़े ध्यान से मैं उम्मीद करता हूं कि सुनेंगे। वेलकम श्री राजेंद्र कुमार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज माइक में से आ रही है? वैसे ही अच्छा, फिर तो माइक की एक बार आवश्यकता नहीं, या तो गुरुजी ये चल रहा है या वैसे अच्छा चलिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तहे दिल से आभारी हूं शुभकर्ण सर जी का। और आप प्यारे बच्चों, आप लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको गुरुजी का साथ मिल रहा है। मैं इन्हीं के सानिध्य से ही, इन्हीं की प्रेरणा पाकर आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मैं सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और बाकी स्टाफ सदस्यों का, प्रिंसिपल सूरज भान जी का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने भी आप बच्चों के कीमती समय में से समय निकाल करके आप बच्चों से रूबरू होने का मौका बख्शा। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरी जो बातचीत आपसे रहेगी लगभग 20 मिनट के करीब रहेगी। इन 20 मिनट के अंदर क्या होगा पहले वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की, कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, आप में भी हो सकते हैं, घर में हैं या अड़ोस पड़ोस में पाए जाते हैं, उनकी पहचान कैसे हो, और पहचान भी लिया तो उसके लिए किसके पास जाएं और उसका इलाज क्या होगा। पहले 10 मिनट हम इस विषय पर बात करेंगे और उसके बाद अगले 10 मिनट बातचीत रहेगी आपकी जो मुख्य समस्या है पढ़ाई लिखाई की, कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता है, यादाश्त कमजोर है, या कई बार गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या उदासी रहती है। तो उसका एक लाइव डेमो से इलाज करके दिखाएंगे कि आपकी मेमोरी बढ़ा देंगे। कुछ लकी बच्चे हम चुनेंगे, उन्हीं की मेमोरी आज बढ़ा करके दिखाएंगे। तो एक डेमो रहेगा। तो डेमो से पहले बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। बच्चों, जब आपको सरदर्द होता है, बुखार होती है, पेट दर्द होता है, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जब मन परेशान हो, चिंता आपको पकड़े, उदासी हो, तब आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि अपने आप कोई चमत्कार हो जाएगा। लेकिन अपने आप कुछ नहीं होने वाला। हमें जब मन परेशान हो, चिंता हो, तो हमें इलाज की जरूरत होती है और हमें पता ही नहीं होता कि मन भी बीमार होता है।
पहली बात तो ये है कि हमें मन की बीमारियों के बारे में जानकारी ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर जानकारी है भी, वो भी गलत है। जैसे कोई कह दे कि आपको मानसिक समस्या है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, मनोरोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, तब हमारा पहला जवाब क्या होता है कि मैं पागल थोड़ी ना हूं। मनो विशेषज्ञ है या मनोवैज्ञानिक है, उसके पास तो पागल लोग जाते हैं। तो हमें यह गलत पता है कि जो मनोवैज्ञानिक होता है वो पागल लोगों का डॉक्टर होता है। पागलपन अलग समस्या है, वो अलग बीमारी है। उसकी हम आज बात नहीं करेंगे, वो गंभीर विषय है। आज हम बात करेंगे कि मानसिक समस्याएं जो स्वस्थ इंसानों को आती है, हर पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान, संवेदनशील इंसान, भावुक इंसान, वो मानसिक समस्याओं से ग्रसित होता ही होता है। मानसिक समस्या होना पागलपन नहीं है, मानसिक समस्या होना आम बात है। मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है। आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को मानसिक रोग ही तो हुआ था। अर्जुन चिंता रोग का और डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से इलाज करते हैं, और वो इलाज आज भी प्रचलित है। तो सबसे बेहतरीन इलाज भगवत गीता ही है। जब अर्जुन बीमार हो सकता है तो कोई भी बीमार हो सकता है। तो कभी भी अपनी मानसिक समस्याओं को छिपाएं ना। हम ज्यादातर भूल क्या कर जाते हैं कि हम छिपा लेते हैं कि मेरे मन में कोई समस्या है या मेरी जो परेशानी है वो किसी को पता चल जाएगी तो लोग मुझे क्या समझेंगे, पागल समझेंगे। इसीलिए हम बताते नहीं हैं, और ये नए बताना मानसिक रोगों को गंभीर से गंभीर कर देता है। तो आज से आप एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी मानसिक समस्या हो उसे बताएंगे, छिपाएंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं कि क्या समस्या ऐसी है जिसको बताने की जरूरत है। जैसे बच्चों, आपको डर लगता है? लगता है डर? किससे डरते हैं आप? छिपकली से, गुरुजी ने जवाब दिया। कॉकरोच से। तो बच्चों, ये जो डर का रोग है इसे फोबिया कहा जाता है। जैसे किससे डरना? जैसे कुछ बच्चे अंधेरे से डरते हैं, अकेले रात को पानी पीने नहीं जाएंगे, वॉशरूम नहीं जाएंगे, तो ये भी नाइटोफोबिया है, ये मानसिक रोग है। जैसे कुछ लोग ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, पहली मंजिल तीसरी मंजिल पर जाएंगे तो घबराहट शुरू हो जाएगी, पैर कांपने लग जाएंगे, गला सूख जाएगा, सांस तेज तेज आने लग जाएंगे और लगेगा कि जैसे अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये भी फोबिया रोग है, हाइट का फोबिया है, ऊंचाई से डर लगता है। ऐसे 420 प्रकार के फोबिया होते हैं। और भी बहुत सारे फोबिया हैं। जैसे कुछ बच्चों को कुत्तों से डर लगता है, बड़ों को भी लगता है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, उसको भी ये फोबिया रोग हो गया था। तो जो कुत्तों से डरते हैं वो क्या करेंगे, रास्ते पर जाएंगे तो पहले देखेंगे कि कोई कुत्ता सामने ना मिल जाए, और कुत्ता अगर सामने मिल जाए तो वो गली बदल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, और रास्ता ना बदल पाए तो क्या करेंगे, बच बच के निकलेंगे, और उसके बाद फिर अपने कपड़ों को देखेंगे, झाड़ेंगे, धोएंगे, और फिर वैक्सीन लेने भी पहुंच जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुत्ते ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज हो जाएगी और तड़प तड़प के मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि कुत्तों को अवॉइड कर दो। तो ये बचना कुत्तों से, ये फोबिया रोग है। जिसको ये रोग हो जाता है वो कुत्ते की आवाज से ही घबरा जाता है, वो पहले यही देखेगा कि कुत्ता आसपास ना हो, उसके मन में वो बैठ जाता है। तो ये फोबिया रोग है जो बहुत से लोगों को पाया जाता है। मैंने बहुत सा इलाज किया है इस फोबिया रोग का। डॉग फोबिया है, ऐसे और भी फोबिया है। जैसे छिपकली से डर लगना, इसे लिजार्ड फोबिया बोला जाता है। ये खास करके महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिसको भी ये रोग हो जाए, अगर छिपकली घर में आ गई तो वो घर से बाहर रहेंगी। घर में एक ही प्राणी रह सकता है, या तो छिपकली रहेंगी या वो रहेंगी। तो कई बार पतिदेव की ड्यूटी क्या लग जाती है कि छिपकली को घर से बाहर रखो, वरना पत्नी साहिबान घर में नहीं घुसेंगे। तो ये
फोबिया रोग है, उनको ये लगता है कि छिपकली जहरीली होती है या छिपकली गंदी होती है, तो अगर खाने में गिर गई तो मृत्यु हो जाएगी, या गंदी है तो जहां पर वो चलेगी तो वो स्थान गंदा हो गया है, उसे वो धोएंगे पोंछेंगे। तो ये लिजार्ड फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया है, जैसे कुछ लोगों को बंद स्थानों से डर लगता है, अकेले लिफ्ट में नहीं जा सकते, लिफ्ट में जाएंगे ही नहीं, वो सीढ़ियों से चले जाएंगे, लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि लिफ्ट बंद हो गई तो दम घुट जाएगा और मर जाएंगे। एक नेताजी को भी ये प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी काउंसलिंग हुई तो उनको भी ये लगता था कि वो वॉशरूम नहीं जाते थे अकेले, किसी एक बंदे को बाहर खड़ा करके जाते थे। उनको ये लगता था कि बाहर से कोई कुंडी लगा देगा तो अंदर ही मैं बंद हो जाऊंगा और अंदर ही मर जाऊंगा, तो बाहर से पहले चेक करते रहते थे भी कोई है। तो ये अकेले उस कमरे में भी नहीं जाएंगे जिसमें खिड़की दरवाजे कम हैं, तो ये साथ लेकर के जाएंगे। तो इसे क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। जैसे कुछ लोगों को ट्रेन से डर लगता है, ट्रेन की यात्रा नहीं कर सकते, कुछ एरोप्लेन की यात्रा नहीं कर सकते, गाड़ी से चले जाएंगे लेकिन प्लेन में नहीं चढ़ेंगे। उनके मन में डर क्या है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, डर होता है मन में, उस डर के कारण वो बचते हैं। जैसे बच्चों में एग्जाम फोबिया पाया जाता है, एग्जाम के दिनों में भूख लगना बंद हो जाती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो ये एग्जाम फोबिया है। ऐसे ही स्टेज पर बोलने को कह दिया जाए तो पैर कांपने लग जाते हैं, ये स्टेज फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया है। जैसे आपको इंजेक्शन से डर लगता होगा किसी को कि इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, दवाई ले लेंगे लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो ये भी फोबिया है। जैसे कुछ को ब्लड से डर लगता है, खून से डर लगता है, और बहुत सारे डर हो सकते हैं। 420 प्रकार के डर हैं, सबकी बात तो नहीं की जा सकती है, लेकिन आप में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण है तो आप बात जरूर कीजिएगा। इस प्रोग्राम के बाद मैं यहीं पर हूं लगभग 1-1.5 घंटे के करीब, तो आप अपनी समस्या रख सकते हैं और उसका फ्री में समाधान भी हो जाएगा, क्योंकि ये फोबिया रोग आपको रोक देते हैं, आपकी प्रतिभा को रोक देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर डालते हैं। अब बात थोड़ी सी दूसरे रोग की कर लेते हैं, उसे कहते हैं वहम का रोग, जिसे वहम हो जाता है कुछ लोगों को। जैसे कुछ को गंदगी का वहम हो जाता है, वो सड़क पर चलेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि गंदगी लग गई है पैरों पर, तो वो कपड़ों को ऊपर उठा करके चलेंगे और वो बच बच के चलेंगे, और घर में जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ही नहाएंगे, हाथों को धोएंगे। हाथों को ऐसे नहीं है कि नॉर्मल धोएंगे, इतनी बार धोएंगे चमड़ी तक उतर जाती है, धोते ही रहते हैं। तो ये बार बार हाथ धोना, सफाई करना ओसीडी है, इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला जाता है। और ये तो साबुन को भी गिन गिन के लगाएंगे, 3 बार इधर से कोहनी तक हाथ धोएंगे, ऐसे ऐसे पानी ऊपर गिराते रहेंगे, फिर नल को धोएंगे, फिर जहां छींटा लग गया उसको धोएंगे, फिर कपड़ों को धोने लग जाएंगे, ऐसे ये धोते रहते हैं। ये क्या करते हैं, घर में साबुन भी साफ साबुन, एक साबुन को धोने के लिए भी साबुन रख। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। फिर उस साबुन को भी साफ साबुन से धोएंगे, फिर उसके लिए भी एक साबुन रखेंगे। तो ये ओसीडी का रोग है। साबुन की टिक्कियां खत्म कर देते हैं एक दिन के अंदर, 2-2, 3-3। और पानी की तो टैंकी जैसे दिन में एक खत्म हो जाती है। मेरे पास आते हैं घर में इलाज लेने के लिए कई बार दूर दूर से, तो जिसको ओसीडी होती है मैं पहले ही समझ जाता हूं कि अब पानी की बर्बादी शुरू होने वाली है, क्योंकि इलाज अभी शुरू नहीं हुआ, तो मैं टैंकी फुल करके छोड़ देता हूं। फिर भी वो कर ही देते हैं खत्म, क्योंकि वो धोते रहते हैं। वॉशरूम में जाएंगे, क्या करेंगे, पहले कुंडी को हाथ लगाया, फिर हाथ को धोएंगे, फिर कुंडी को धोएंगे, फिर जहां पर छींटा गिरा उस फर्श को धोएंगे, फिर बाल्टी को धोएंगे, मग्गे को धोएंगे, ऐसे धोते ही रहते हैं और 3-3, 4-4 घंटे वॉशरूम में लगा देते हैं। तो ये ओसीडी का रोग है। और भी बहुत सारे सामान को धोते हैं। इनके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो पहली बात तो ये मेहमान को आने ही नहीं देंगे, कि मेहमान आए ही ना, कि पता नहीं कहां से आया होगा, गंदा होगा। अगर आ जाए तो जहां पर मेहमान बैठेगा उस स्थान को धोएंगे, सोफे को धो देंगे, चादरों को धो देंगे। सारा घर मेहमान के जाने के बाद सफाई अभियान के तहत ही आएगा। और ये रोग और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर मोबाइल को भी धो दिया जाता है, कि मोबाइल ही गंदा है। ईयरफोन धोना, मोबाइल धोना। एक पति का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को ये ओसीडी थी और मैंने घर में पैसे ला करके रखे। अब पत्नी को वहम आ गया कि पैसों को तो पता नहीं कितने लोग छूते होंगे, थूक भी लगाते हैं, तो पैसे तो गंदे होते हैं, तो उसने पैसों को भी धो दिया। तो ये ओसीडी रोग है। इसमें गंदगी का एहसास होता रहता है कि बाहर गंदगी है, वो ऐसे बैठ भी नहीं पाएंगे, बैठ जाएंगे तो फिर बहुत उनको दिक्कत आएगी, एंजाइटी, चिंता हो जाती है। पब्लिक टॉयलेट में जाते ही नहीं है, उनको लगता है कि ये गंदा होता है, ये तो सबसे गंदा है, पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे लोग आते हैं, तो ये पानी भी पीना बंद कर देते हैं। ये इनके लक्षण है, बहुत से लक्षण होते हैं, कितनी बात करें। ये रोग बहुत गंभीर है। इस रोग के 5-6 हजार लोगों को मैंने ठीक किया है, इसलिए मैं ये लक्षण बता रहा हूं। और इस प्रकार के जो वहम है वो 13-14 और प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार ताला चेक करते रहते हैं, उनको लगता रहता है कि ताला खुला रह गया, एक बार चेक कर लेंगे, फिर दोबारा से थोड़ी दूर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर चेक करेंगे। फिर उनके मन में ख्याल आएगा कि अरे खुला रह गया ना, तो चोरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा और जिम्मेदारी तेरी आएगी, ब्लेम तेरे ऊपर आएगा। तो ये खतरा टालने के लिए फिर चेक कर लेते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं, फिर भी संतुष्टि मन में होती नहीं है। या आजकल क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, फिर उसको बार बार देखते हैं कि गलत तो नहीं डल गई है, गलत बंदे को तो नहीं भेज दी है, फिर डिलीट कर देते हैं, फिर बार बार देखते रहते हैं। तो ये भी ओसीडी है। जैसे कुछ लोग गैस चेक करते रहते हैं, कुंडी चेक करते रहते हैं, बार बार चेक करना। जैसे कुछ बच्चे बार बार रोल नंबर चेक करते रहते हैं, भी रोल नंबर गलत तो नहीं लिख दिया, तो ये बार बार चेक करना ओसीडी है। या कई बार आप एक अक्षर को लिख देते हैं, फिर मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर दोबारा से लिखते हैं, तो ये करना ओसीडी है। क्योंकि उनको लगता है कि सही से काम हुआ नहीं, वो परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हर काम उनको परफेक्ट चाहिए, कि घर में अगर चप्पलें रखी हैं तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीध में रखी जाएंगी, चादरें सारी घर की एकदम चकाचक, कपड़े भी पहनेंगे तो मैचिंग वाले, अगर कोई मैचिंग गड़बड़ हो गई तो कपड़े ही बदल देंगे। ये ओसीडी रोग है। ये इसे सिमेट्री फॉर्म बोला जाता है, कि हर चीज वो सिमेट्री में करते हैं, ऑर्डर में रखेंगे। अगर ऑर्डर में गड़बड़ आ गई तो इनके मन में गड़बड़ हो जाती है। तो ये मन की गड़बड़ को ठीक करने के लिए चीजों को सही करते रहते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, घर में कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे पुरानी चीजें हैं, अखबार की कटिंग है या कोई और पुराना सामान है, उसे बेचते ही नहीं है, घर में ही जमा करके रखेंगे। तो ये होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, इसे होर्डिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। इसके अलावा वहम की और भी श्रेणियां हैं। जैसे कुछ लोग बार बार डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, चेकअप करवाते रहते हैं और रिपोर्टें सारी नॉर्मल आती है, लेकिन उनको लगता है कि रोग तो कोई शरीर में पक्का है, लेकिन रिपोर्ट में आ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यू आर ओके, अब आप जाओ, तो ये खुश नहीं होते हैं, ये दुखी हो जाते हैं कि रोग तो पक्का था, इस डॉक्टर को ही नहीं पता चला,
तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं, तो दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो ये हाइपोकोंड्रियासिस नाम का रोग है। या कुछ लोगों को डर लगता है कि मुझे बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, कोई न्यूज सुन ली, अखबार में पढ़ ली या टीवी में देख लिया, रिश्तेदारी में सुन लिया, तो वो सोचने लग जाएंगी मुझे ना हो जाए, या मेरे बच्चों को बीमारी ना हो जाए, या घर वालों को ना हो जाए। ये वहम आता रहता है कि कुछ नुकसान ना हो जाए, कुछ नुकसान का अंदेशा बार बार आते रहना, ये भी वहम का ही रोग है, ओसीडी का रोग है। एक छोटे से वहम की और बात कर लेते हैं, फिर इस बीमारियों के चैप्टर को क्लोज करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग रास्ते पर जाते हैं या घर में पूजा पाठ बहुत करते हैं, 2-2 घंटे तक पूजा करते रहते हैं, या मंदिर के सामने से गुजरेंगे तो ऐसे प्रणाम करेंगे, बार बार ऐसे प्रणाम करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, ये तो सही आदमी हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये रोगी होते हैं ज्यादातर। इनके मन में विचार आते हैं भगवान के प्रति, गलत विचार आते हैं, गालियां आती हैं इनके मन में, तो भगवान से ये बार बार माफी मांगते रहते हैं कि भगवान माफ कर दो। और इनको लगता है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान कुछ बुरा कर देंगे, तो ये भगवान को मन्नतें मनवाते रहते हैं, या मन्नत का इनके अंदर विचार आता है, माफी मांगते रहते हैं। तो इसे रिलीजियस ओसीडी बोला जाता है। एक बंदे को ये प्रॉब्लम थी, वो मंदिर के आगे से निकल गया और उसको पता नहीं चला कि मंदिर है, तो अब उसके मन में विचार आ जाएगा कि अरे अरे तूने प्रणाम नहीं किया, अब भगवान बुरा कर देंगे। तो वो क्या करेगा, वापस आएगा, घूम फिर के वापस आएगा और प्रणाम करके जरूर जाएगा। अगर उसने धोख नहीं दी तो उसे लगेगा कि आज कुछ बुरा होने वाला है, वो बुरे की कल्पना करता रहता है। तो ऐसे ये रोग हैं। अब बात कर लेते हैं अंत में डिप्रेशन की, जिसकी बात हर बार की जाती है। उसके कुछ मैं लक्षण बता देता हूं, और आप बच्चों में कोई डिप्रेशन के लक्षण हो तो जरूर मिलिएगा, क्योंकि इस रोग का इलाज होना सबसे जरूरी है। जैसे मन उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, ना खाना ना पहनना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस ऐसे लगता है कि मन परेशान है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मरने को मन करेगा, सुसाइड वाले विचार आएंगे, और आंसू अपने आप आने लग जाते हैं, रोना अपने आप आ जाता है, छोटी सी बात पर रोने लग जाते हैं, और अकेले रहेंगे, और या तो इनको नींद आएगी नहीं, रात को सो ही नहीं पाएंगे, या सो जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, दोपहर तक उठेंगे और उठने के बाद भी थकान बनी रहेगी, शरीर बिल्कुल निढाल सा हो जाएगा, नहाने को मन नहीं करेगा, लोगों को फेस करने में भी एंजाइटी होती है कि लोगों से मिलेंगे ही नहीं, अकेले रहेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा, चेहरे से भी उदासी झलकेगी, और बाद में विचार आते हैं कि अब मर जाना चाहिए। और स्टेटस भी लगाएंगे ना व्हाट्सएप पे तो उदासी वाला, सैड सैड स्टेटस लगाएंगे, और गाने भी सुनेंगे तो उदासी वाले, पुराने गाने जो उदासी वाले हैं वही सुनेंगे। तो ये डिप्रेशन का रोग है। अगर ऐसा किसी के साथ हो तो बेझिझक बताने की आवश्यकता है, क्योंकि इस रोग का इलाज बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे भी परिवार में मेरे दोस्त मित्र जब सुसाइड कर जाते हैं तो मुझे बहुत अपने आप पर शर्मिंदगी फील होती है कि मैं एक काउंसलर होकर के भी किसी की जिंदगी नहीं बचा पाया। तो काउंसलर होना अपने आप में फिर बड़ी बात लगती नहीं है। इसीलिए मैं अब समाज के लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए डीओ साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए आप जरूर कुछ करें। तो मैं आप बच्चों को ये बता रहा हूं कि अगर ऐसे कोई लक्षण हो तो आप बेझिझक मिलिएगा, बात कीजिएगा और फ्री में इलाज हो जाएगा, फीस भी नहीं लगेगी। लेकिन डिप्रेशन के साथ जीने की आवश्यकता नहीं है। डिप्रेशन में जीना नरक में जीना है, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा। आपको सारे समझाने वाले मिलेंगे, आपको समझने वाला नहीं मिलेगा। सारे लेक्चर तो बहुत देंगे, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं उस अवस्था को समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए मेरी यही आपसे विनती है कि आप अपनी समस्याओं को जाहिर जरूर करें। तो कोई सवाल गुरुजी हो तो, नहीं तो फिर डेमो की तरफ चलते हैं। है बच्चों कोई क्वेश्चन बेटा, कोई हाँ, कोई प्रश्न हो किसी का? जो आपको बताई गई हैं बातें, उनमें से आपके साथ कुछ घटित होता हो ऐसा, या गुस्सा ज्यादा आता है या घरेलू कोई टेंशन रहती है तो कोई बात नहीं। घर जाके जोर जोर से किसी को चिल्लाने की आदत हो, बता फिर। ये गुड़िया पूछ रही, इसको गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो गए। हाँ आपको समस्या वो बता दो। गुस्सा जी,
तो बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया? नीताशा। निताशा के लिए जोरदार तालियां भी एक कि उन्होंने हिम्मत की है, पूछने की हिम्मत की है। वरना सवाल तो हमारे मनों में भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही ना, कि बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे क्या सोचेंगे, ये चीजें रोक लेती है। तो गुस्से का इलाज परमानेंट मैं बता के जाऊंगा 2 मिनट के अंदर। पहली बात तो ये कि गुस्सा आना बीमारी नहीं है, गुस्सा आना हमारी जरूरत है। सिगमंड फ्राइड का नाम तो सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा, स्टाफ सदस्यों ने जरूर सुना है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी डिजायर है या बेसिक इंस्टिंक्ट है, जिसमें 3 प्रकार की मुख्य होती है। 2 का हम जिक्र कर रहे हैं, एक तो है भूख लगना और एक है अग्रेशन। तो भूख के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार अग्रेशन आना जरूरी है। अग्रेशन आएगा निकलेगा तो वो नॉर्मल है। जैसे बच्चों में क्या होता है कि गुस्सा आया निकाल दिया, खाली हो गए ना। हम क्या करते हैं, हम चुप रहना सीख जाते हैं, गुस्से को दबाना सीख जाते हैं। तो ये गुस्से को दबाना बीमारी बनता है। जितनी भी मैंने मानसिक समस्याएं बताई, ये गुस्से को दबाने से ही पैदा होती हैं। गुस्से को दबाने से ही डिप्रेशन पैदा होता है। आपको कोई मन में भाव आया, कोई भी फीलिंग आई, हम क्या करते हैं, फीलिंग को दबाना ही जानते हैं। हमें सिखाया भी यही गया कि चुप रहो, खास करके लड़कियों को तो चुप रहने की ट्रेनिंग ज्यादा मिलती है। तो हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते और वो दबा लेते हैं। ये दबे हुए इमोशन ही डिप्रेशन बनते हैं। तो आपको गुस्सा दबाना नहीं है। तो अब क्या करना है, किसी इंसान पर गुस्सा है तो उसकी नाक भी नहीं तोड़नी है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक फिलोसफर हुए हैं ओशो, उन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया है। उनकी एक विधि है डायनामिक मेडिटेशन, और साइकोलॉजी में उसे कैथारसिस बोला जाता है, कि आप अपने मन के भावों को बाहर निकालें, उन्हें बाहर निकाल दें। तो उन्होंने एक तरीका बताया था कि आप एक कमरा बंद कर लें। सभी को बता रहा हूं, गुस्से वालों को, आप कमरा बंद करें जिसमें से आवाजें बाहर ना जाती हों। आपने क्या करना है, जिस पर गुस्सा है उसकी फोटो बना लेनी। कोई इंसान पर गुस्सा है तो उसकी फोटो बना लें, किसी बात से गुस्सा है तो उसे कागज पर लिख लें। अब क्या करना है, उसकी फोटो बना ली। जैसे हम इंसान का उदाहरण ले रहे हैं, स्केच सा बना लें, कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिले तो वैसे ही बना लें काल्पनिक सी, और उसको तकिए में डाल लें और फिर उसको लात घूसों से पीटें और गालियों के साथ, गालियां सीधी ना निकालें, कोड वर्ड में निकाल दें, भी अलग से आपको पता हो, लेकिन कोई सुन भी ले तो उसको समझ ना आए। तो उसके ऊपर वो पूरा गुस्सा निकाल दें, उस तकिए को इतना पीटें कि वो फट जाए, और जैसे ही वो तकिया फट जाएगा, फोटो चूर चूर हो जाएगी, आपको शांति मिलेगी, राहत मिलेगी और आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा बाहर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मैंने एक इफेक्टिव तरीका बताया है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उन पे सब पे बात नहीं करेंगे, समय ज्यादा लग जाता है। तो अभी हम डेमो